हेलो, मेरा नाम है शिखा जोशी, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम दुर्गा महाविद्यालय रायपुर। आज हम पढ़ेंगे एलएलपी एक्ट के बारे में। एलएलपी एक्ट 2008। एलएलपी एक्ट का फुल फॉर्म है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। एलएलपी को हम समझने से सबसे पहले इसका बेस समझ लेते हैं कि इसको लाने की ज़रूरत क्या थी, किस पर्पज़ से इसको लाया गया और ये क्या होता है। इसलिए हम सबसे पहले ये समझते हैं मोड ऑफ़ डूइंग बिजनेस। यदि बिजनेस करने के लिए कितने तरीके हैं, यदि कोई पर्सन या कोई व्यक्ति कोई नए बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो किस किस तरीके से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। इसमें सबसे पहले दो तरीके से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, या सिंगल पर्सन, या जिसमें सिर्फ वो अकेला ही क्या हो, मालिक हो। दूसरा होता है जॉइंटली, जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। जब कोई सिंगल पर्सन कोई बिजनेस को स्टार्ट करता है तो इसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि कोई भी सिंगल पर्सन के पास इतनी ज़्यादा अमाउंट में कैपिटल नहीं होती कि वो बड़े लेवल में कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कर सके। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे जॉइंटली। जॉइंटली यहाँ जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। आप यदि कोई बड़े लेवल में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जॉइंटली ही कोई बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जॉइंटली बिजनेस स्टार्ट करने के हमारे पास 4 तरीके के मोड अवेलेबल हैं। इसमें फर्स्ट है पार्टनरशिप फर्म, दूसरा है कंपनी, तीसरा है ट्रस्ट और चौथा है सोसाइटी। इसमें जो पहले के दो है पार्टनरशिप फर्म और कंपनी, ये दोनों प्रॉफिट मोटिव के लिए बनाई जाती है। ट्रस्ट और सोसाइटी ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बनाई जाती। ये किसके लिए बनाई जाती है? ये वेलफेयर से रिलेटेड कोई काम को करती है। अब यहाँ हम समझते हैं कि पार्टनरशिप फर्म और कंपनी प्रॉफिट मोटिव के लिए बनाई जाती है। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग कोई बिजनेस को स्टार्ट करके उसके प्रॉफिट को साथ में बांटने के लिए एग्री होते हैं। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो किसके अंडर में बनाई जाती है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। इसमें यहाँ पे आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो मिनिमम मेंबर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में वो 2 होते हैं और मैक्सिमम होते हैं 20। बैंकिंग कंपनियों में यह लिमिट और कम हो जाती है और जो मिनिमम मेंबर्स है वो 2 है और मैक्सिमम होते हैं 10 यानी 10। कंपनी एक लीगल, कंपनी की अपनी लीगल आइडेंटिटी होती है। कंपनी में क्या होता है? 2 तरीके की कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है और एक पब्लिक कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी हम उसको बोलते हैं जो अपने शेयर को पब्लिक में इशू नहीं कर सकती, और प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स होते हैं 2 और मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं और मैक्सिमम की लिमिट 2000 तक डिसाइड की गई है। कंपनी में मिनिमम मेंबर्स की जो लिमिट है वो है 7 और मैक्सिमम की कोई भी लिमिटेड नहीं है पब्लिक कंपनी के लिए। और पब्लिक कंपनी अपने शेयर को पब्लिक में इशू करती है। यदि हम कोई भी लिस्टेड कंपनी के शेयर परचेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि पार्टनरशिप फर्म और कंपनी ये 2 मोड होने के बाद भी एलएलपी लाने की आवश्यकता क्यों थी? पार्टनरशिप फर्म और कंपनी दोनों में एक एक कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए हमने एलएलपी का कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं। पार्टनरशिप फर्म की सबसे बड़ी कमी है, या बोल सकते हैं एक माइनस पॉइंट है, कि पार्टनरशिप फर्म में जो उसके पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का ये मतलब होता है कि यदि पार्टनरशिप फर्म को यदि कोई लॉस हो रहा है तो उसमें आपको जितने आपने कैपिटल लगाई है वो तो यूज़ होगी और आपको अपने घर से भी पैसे लेके आने पड़ेंगे। दूसरी होती है कंपनी में जो कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उसकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का यह मतलब होता है कि आपने कंपनी में जितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वहीं तक की आपकी लायबिलिटी है। यदि आपने मान लो 10 रुपये का शेयर लिया है तो कंपनी अपने लाइफ टाइम में आपसे सिर्फ 10 रुपये ही मांग सकती है, उससे ज़्यादा पैसे आपसे कभी नहीं मांगती। इसलिए यहाँ पे ये समझते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, कंपनी में होती है लायबिलिटी लिमिटेड। पर यहाँ पे एक और प्रॉब्लम कंपनी के साथ यह है कि यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे प्रमोटर्स होते हैं जो उनको मेमोरेंडम बनाने पड़ते हैं, आर्टिकल्स बनाने पड़ते हैं। जब भी आपको शेयर को इशू करना है तो प्रॉस्पेक्टस बनाना पड़ता है।
आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, नाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको टाइम टू रिटर्न फाइल करना पड़ता है और जो भी होती है कंपनी से रिलेटेड अपडेट वो आपको समय समय पर आपको देनी पड़ती है आपके रजिस्ट्रार को, जिसको हम बोलते हैं ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। आपको हर चेंजेस के बारे में आपको उसके अपडेट आपको देनी होती है ROC में। और पार्टनरशिप फर्म में ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई भी रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पे नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे स्टार्ट होती है। पार्टनरशिप फर्म में कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल होती है। तो यह इसमें पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो होते हैं फॉर्म या जितने भी एक्ट है या सेक्शन सब एप्लीकेबल होते हैं। पार्टनरशिप फर्म और कंपनी ये दोनों होती है प्रॉफिट मोटिव के लिए। दोनों के एक प्लस पॉइंट है और एक माइनस पॉइंट। पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड और कंपनी में रूल रेगुलेशन ज़्यादा है। पार्टनरशिप फर्म में रूल रेगुलेशन कम है और कंपनी में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसलिए दोनों की कमी को दूर करने के लिए न्यू फॉर्म को लेके आया गया इंडिया में बिजनेस को बढ़ाने के लिए और दोनों की कमी को दूर करने के लिए। यहाँ पे 2008 में एक नया बिजनेस का फॉर्म लेके आए जिसे हम कहते हैं LLP एक्ट। LLP एक्ट 2008 LLP एक्ट 2008 आया 2008 में और इम्प्लीमेंट हुआ है पूरे इंडिया में 31 मार्च 2009 से। मतलब 31 मार्च 2009 के बाद ये पूरे इंडिया में आ गया है। LLP को हम हाइब्रिड है बोलते हैं। कंपनी और साझेदारी फर्म का ये हाइब्रिड माना जाता है। यहाँ पे ये समझते हैं कि LLP एक्ट 2008 के बारे में कि यहाँ हमको LLP को जो भी हम LLP बना रहे हैं उसको हम रजिस्टर करना पड़ेगा। LLP को हमको रजिस्टर करना पड़ेगा, तब वो एक लीगल आइडेंटिटी के रूप में होगी और उसकी लायबिलिटी भी क्या होगी, लिमिटेड होगी। यहाँ हम ये समझ लेते हैं कि LLP में दोनों को प्लस पॉइंट को मिलाकर बनाया गया है। तो इसलिए LLP में जो कंपनी का प्लस पॉइंट था, मतलब कंपनी की जो अच्छाई थी वो रहेगी। मतलब यहाँ पे जो LLP में जो पार्टनर्स होंगे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब उन्होंने जितनी कंपनी में जितनी फर्म में कैपिटल लगाई है उनकी लायबिलिटी वहीं तक लिमिटेड होगी। और दूसरा, पार्टनरशिप फर्म में जो एकदम हैवी रूल रेगुलेशन नहीं था उस तरीके से LLP में भी कोई ज़्यादा हैवी रूल रेगुलेशन नहीं होंगे। यहाँ ये बात समझने के लिए है कि LLP एक्ट 2000 के अंडर जो LLP बनती है उसमें पार्टनरशिप फर्म 1932 के कोई भी रूल रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं है, वो एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। और इसमें कंपनी एक्ट के जो 2013 में आया है उसके भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। पर यदि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वह कंपनी एक्ट के कुछ रूल एंड रेगुलेशन या कुछ सेक्शन को LLP के ऊपर एप्लीकेबल कर सकती हैं। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग और रूल एंड रेगुलेशन और जो अमेंडमेंट करना चाहे वो समय समय पर कर सकती है। पार्टनरशिप फर्म और कंपनी दोनों के ही एक्ट नॉर्मल केस में यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब यहाँ समझते हैं LLP एक्ट आया तो 2008 में था, पर यह इम्प्लीमेंट हुआ है 31 मार्च 2009 से पूरे भारत में। इसमें होते हैं 81 सेक्शंस हैं इसमें और 14 चैप्टर्स हैं और 4 शेड्यूल्स में इसको डिवाइड किया गया है। उसके आगे हम ये समझते हैं मिनिमम पार्टनर और मैक्सिमम पार्टनर की यहाँ पे लिमिट दी हुई है। मिनिमम पार्टनर इसमें होते हैं 2 और मैक्सिमम पार्टनर की कोई लिमिट नहीं दी होती इसमें। यहाँ पे आप ये समझ लो कि जो LLP एक्ट है इसमें आपको मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं, इसमें से 2 पार्टनर होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। पर मिनिमम आपके LLP में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए और दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल्स होने चाहिए। इंडिविजुअल्स का मतलब होता है कि कोई पर्सन होना चाहिए, कोई व्यक्ति होने चाहिए या इसके 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। और उन 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में से एक पार्टनर इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। इंडिया का रेसिडेंट होना का ये मतलब होता है कि वो उस साल इंडिया में 182 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो। इसका नागरिकता से कोई भी लेना देना नहीं है। रेसिडेंट वो होता है जो 182 दिन या उससे ज़्यादा भारत में रहा हो उस साल के लिए। ये रेसिडेंट का कैलकुलेशन हर साल किया जाता है। तो यहाँ पे आप हम समझ लेते हैं कि 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, दोनों इंडिविजुअल्स होंगे और उसमें से एक इंडिया का रेसिडेंट होना ज़रूरी है।
आप ये समझते हैं कि एलएलपी में क्या कंपनी उसकी पार्टनर हो सकती है या कोई और पार्टनरशिप फर्म इसकी पार्टनर हो सकती है? हाँ, कोई और कंपनी इसकी पार्टनर या मेंबर हो सकती है और उसी तरीके से कोई और पार्टनरशिप फर्म के भी इसकी पार्टनर या मेंबर हो सकती है। एलएलपी में ये समझना ज़रूरी है कि एलएलपी कंपनी की ही तरह एक लीगल आइडेंटिटी है। मतलब यहाँ पे जो पार्टनर्स होंगे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी जितनी उन्होंने कैपिटल लगाई है। आप यदि जानते होंगे तो पुरानी वाली जो पार्टनरशिप एक्ट है, जो पार्टनरशिप एक्ट आया था 1932 में, उसमें म्यूचुअल एजेंसी काम करती थी। म्यूचुअल एजेंसी यानी यदि कोई भी आप में से एक पार्टनर ने यदि कोई गलती की है तो आपकी भी उन बाकी पार्टनर्स की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी म्यूचुअली रहती थी। पर अब जो एलएलपी है वहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी काम नहीं करती। यदि किसी एक पार्टनर ने जो गलती की है तो उसके लिए एलएलपी रिस्पॉन्सिबल है, कोई दूसरा पार्टनर इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस तरीके से हम समझते हैं कि एलएलपी में पार्टनरशिप फर्म और कंपनी का हाइब्रिड रूप, मतलब दोनों के प्लस पॉइंट को मिला के, मतलब पार्टनरशिप फर्म में से जो सबसे अच्छी खासियत थी कि यहाँ ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं थे, उसी तरीके से इसमें भी ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं है। और उसी तरीके से कंपनी में जहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट था, उसी तरीके से एलएलपी में भी लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया है। एलएलपी के बारे में ये बता दूं, ये एक्ट 2008 में आया था। अब कोई भी पर्सन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास अपने आप को एलएलपी के रूप में वो बना सकता है। और यहाँ पे एलएलपी का जो फॉर्म है या उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी आपको ई फाइलिंग करनी पड़ेगी। ई फाइलिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करनी पड़ेगी। आप यहाँ म्यूचुअली जाके इसको फाइल नहीं करते हो। आपको जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं या जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक ही आरओसी के पास देना पड़ेगा। आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। यहाँ पे ये एक चीज़ बता देते हैं कि जो आरओसी है, जो कंपनी का आरओसी है, वही एलएलपी के लिए ही आरओसी का काम करेगा। जो कंपनी का रजिस्ट्रार है वही एलएलपी का भी रजिस्ट्रार होगा। एलएलपी के लिए कोई अलग से रजिस्ट्रार की व्यवस्था नहीं की गई है। इस तरीके से जो कंपनी का रजिस्ट्रार है, जो आरओसी हम जिसको बोलते हैं, जहाँ कंपनी को रजिस्टर किया जाता है, वहीं पे हमको एलएलपी को भी रजिस्टर करना पड़ेगा। एलएलपी एक्ट के बारे में एक और चीज़ जानने योग्य है, जानने के लिए हमें जाननी चाहिए कि एलएलपी एक्ट आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। एलएलपी एक्ट को आप नॉर्मल पार्टनरशिप एक्ट में भी, पार्टनरशिप में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कंपनी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और आप उसको ट्रस्ट एंड सोसाइटी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब आप चेंज कर सकते हो। इसमें जो शेड्यूल दिए हुए हैं, जो इसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ शेड्यूल है एलएलपी एक्ट में, उसमें यही बताया गया है कि आप एलएलपी को बाद में यदि आपको ऐसा लगता है कि इसको हम किसी और फॉर्म से बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इसको नॉर्मल पार्टनरशिप में, कंपनी में, ट्रस्ट सोसाइटी या किसी में भी आप अपने हिसाब से इसको बाद में बदल सकते हो। एलएलपी एक्ट में जो भी होगी उसकी फॉर्मेलिटी आपको, उसकी अपडेट आपको देनी पड़ेगी आरओसी में। एलएलपी एक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप यदि कोई एलएलपी बना रहे हो तो आपको उसके नाम के एंड में एलएलपी लगाना ज़रूरी होता है। जो भी आपने कंपनी का नाम रखा है उसके एंड में आपको एलएलपी वर्ड यूज़ करना ज़रूरी है। आपको एंड में एलएलपी लगाना पड़ेगा। एलएलपी एक्ट के बारे में ये चीज़ है कि एलएलपी एक्ट लिमिटेड लायबिलिटी को शो करता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में, यहाँ जितने भी पर्सन हैं उनकी लायबिलिटी होगी लिमिटेड। एलएलपी एक्ट जो आया है उसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको बिजनेस के लिए नया फॉर्म दिया गया है। इंडिया में बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इंडिया में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस कर सकें, और उनके लिए ये एक नए फॉर्म को 2008 में लाया गया है। एलएलपी एक्ट 2008, जिसको हम एलएलपी शॉर्ट में बोलते हैं। एलएलपी एक्ट के अंदर जो भी कंपनी, जो भी फॉर्म रजिस्टर होगी उसके ऊपर पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनी के कोई रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाएंगे। एलएलपी एक्ट